बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिका तहरीक इंसाफ और मौजूदा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलने या ना मिलने का फैसला आज भी नहीं हो सका है। इलेक्शन कमीशन में आज दौरान समाअत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एतराज़ उठा दिया कि जो पार्टी कौमी असम्बली की एक नशिस्त भी जीतने में कामयाब नहीं हुई, अब उसे चंद आज़ाद उम्मीदवार इकट्ठे करने पर मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एतराज उठाया कि जिस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अवाम ने मुस्तरद कर दिया, जिस जमात ने मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त तक जमा नहीं कराई, उसे मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर ने मामले की नज़ाकत समझते हुए इलेक्शन कमीशन से इल्तबा मांग लिया है। नून लीग इस पर भी मोतरज है कि जिस पार्टी ने कोराहम मचा रखा था कि मखसूस नशिस्तों के फैसले तक किसी असेंबली का कोई इजलास तक नहीं बुलाया जा सकता, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आज फैसले के बजाय इल्तबाह की तरफ क्यों चली गई। आज की समाअत की कार्रवाई से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलना आसान नहीं होगा। तहरीक इंसाफ की सियासत का अलमिया ही यही है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो या मखसूस नशिस्तें लेने के लिए तरजीही फहरिस्तें जमा कराने का मामला हो, ये कोई काम वक्त पर और सोच समझ कर नहीं करते, फिर रोना डाल देते हैं कि उनके साथ जुल्म हो गया है, ज्यादती हो गई है। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की सदारत के आखिरी कोई 10-12 दिन बचे हैं, मगर हैरान कुन तौर पर उन्होंने अभी तक इमरान खान की किसी सजा को माफ तो दरकिनार कम तक नहीं किया है। इस सदारती बेरुखी पर इमरान खान ने आरिफ अलवी को यह पैगाम पहुंचाकर अपनी सियासी लाज रखने की कोशिश की है कि उन्हें सदर की किसी माफी की अब कोई जरूरत नहीं है। ऐसा ही पैगाम सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को कौमी असम्बली से भी मिल गया है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब ने यह वाजे कर दिया है कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए उन्हें सदर मुमलिकत के दस्तखत की कोई ज़रूरत नहीं है। कौमी असम्बली का इजलास आईनी ज़रूरत है और ये इजलास अब 29 फरवरी सुबह 10 बजे बुला लिया गया है। सीधी बात बीनर सलीम के साथ में हमें ज्वाइन किया है वेरी ऑनरेबल फैसल मीर साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं नदीम कुरैशी साहब, रहनुमा है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, इनके साथ हमने बहुत ज़्यादा शोज़ किए हैं। नदीम कुरैशी साहब बीच में अपने मुश्किल हालात और मुश्किल वक्त के अंदर थोड़े से गायब हो गए थे, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि देर आयद दुरुस्त आयद, अभी आ गए हैं, असम्बली में भी आ गए हैं, जीत कर आए हैं, शनाख्त लेकिन चेंज हो गई है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, यू वर हेविली मिस्ड एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट नून लीग से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं चौधरी साहब को भी पार्लियामान में देखती, लेकिन जो अवाम ने फैसला किया वो सर आंखों पर, चौधरी साहब नहीं जीते, लेकिन वो ये है कि हमारे प्रोग्राम का अब रेगुलरली हिस्सा रहेंगे, सीधी बात के साथ ये बने रहेंगे। तीनों मानों को मैं शुक्रिया उनका अदा करूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कुरैशी साहब मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, वो क्या कहते हैं कि जब आप पीटीआई में थे तो तब भी आपके फैसले समझ नहीं आते थे कि क्या कर रहे हैं खान साहब, क्या कर रहे हैं आप लोग। अब आप सुन्नी इत्तेहाद में चले गए हैं, शनाख्त बदल ली है, लेकिन आपका तर्ज वही है। वो इसलिए सर मैं कह रही हूँ कि मखसूस नशिस्तों पर जल्द फैसला भी आपको चाहिए कि हमें मखसूस नशिस्तें चाहिए। ये कैसे हो रहा है सेशन मखसूस नशिस्तों के बगैर, ये गलत हो रहा है। एक तरफ यह आवाज़ें आ रही हैं और आज की सिर्फ मैं कार्रवाई आपके सामने रखूं तो बैरिस्टर अली जफर साहब जो है वो मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने इल्तबा मांग रहे थे कि हमें सर थोड़ा सा टाइम दे दें तो हम आपको बताते हैं। सर इलेक्शन कमीशन को जब आप ये कहते हैं कि हमें थोड़ा वक्त दे दें, हमें इल्तबा दे दें, तो ये बात आप बाहर आके प्रोग्राम्स में, असेंबली के फ्लोर पर आकर मीडिया को, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में क्यों नहीं बताते। अंदर आप कोई और स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, बाहर आके आप कोई और स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आई कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी शेख तो बहुत शुक्रिया आपका, मेरे लिए बड़े अच्छे कम्प्लीमेंट्स आपने दिए हैं, बहुत शुक्रिया, आप मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। अच्छा, आपको तो हमारी कोई चीज ना पहले समझ आती थी ना अब समझ आएगी। अभी आपने कहा ना जी मुझे कुछ नहीं समझ आता, लेकिन आप ये देखें कि कौम ने किस तरह से बात समझी है। 8 फरवरी को कौम ने जो बात समझी, उसने कौम ने अपना नतीजा दिया वोट के जरिए, और कितनी दुश्वारियां आई फैसला साजों को कि आज तक नताइज तब्दील हो रहे हैं। अभी नूरुल हसन तनवीर साहब भी मतलब उन लोगों में शामिल हैं जिनके हल्के में तीसरे नंबर वाले कैंडिडेट्स को जितवा दिया गया। मैं आपको गुजारिश कर दूं, ना हमारी शनाख्त पहले बदली थी ना अब बदली है। हम चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इंसाफ इस निजाम ने किया है वो आप भी देख रहे हैं, और
पूरी दुनिया देख रही है। ये हमारी एक स्ट्रेटजी है। हमने अपने आप को इकट्ठा रख रहा था, अपनी पानी पार्टी को इकट्ठा रख रहा था, पाकिस्तान की आवाम ने और बिलखुसूस उस नौजवान ने जिसका 2024 में पहली बार वोट कास्ट करने का जिसको मौका मिला और करोड़ों की तादाद में 3.5 करोड़ से ज्यादा वोट पोल हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉर्म 45 के मुताबिक। अब लोग पूछते हैं फॉर्म 45 क्या है? ये वो नई एक खूबसूरत चीज है। एक तो मशहूर हुए थे प्लेटलेट्स पाकिस्तान में, वो भी नया लोगों ने पहली बार लफ्ज सुना था। अब जो शोहरत पाई हुई है जिस लफ्ज से वो है फॉर्म 45। और फॉर्म 45 का जो इस्तेमाल इस दौर में किया, आपने इंट्रो में भी फरमाया या गलबन उससे पहले कहा होगा कि ये पीएमएलएन को बड़ी जल्दी है इक़्तिदार में आने की। तो उन लोगों ने जिस तरह से फॉर्म 45 का इस्तेमाल किया वो दुनिया देख रही है। मैं आपको गुजारिश करता हूँ, अली जफर साहब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो बिल्कुल ठीक है, चूंकि हमें मजबूरन एक इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, हालांकि हम रजिस्टर्ड पार्टी है तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में, लेकिन चूंकि हमसे निशान ले लिया गया, हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को खत्म कर दिया गया। जो तहरीक इस्तेहकाम अभी बनी थी उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन वैलिड थे, उनको निशान अलॉट हो गया, छोटी छोटी जमातों को निशान अलॉट हो गए। लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ इस निजाम के खिलाफ लड़ रही है, पटवारी से चीफ सेक्रेटरी तक की करप्शन के खिलाफ लड़ रही है, सिपाही से लेके आईजी तक की लूट मार के खिलाफ लड़ रही है, जर्नलिस्ट हो, सियासतदान हो और तमाम लोग हो, वो 1.5 लाख लड़ाई है जो 1.5 लाख खानदान। मेरे मोहतरम भाई क्या सर, मैं सुनती हूँ, मुझे अलाउ करें जरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, फिर बात बड़ी लंबी हो जाएगी। आपने फिर मुझे कंफ्यूज कर दिया। अभी जब मैंने ये बोला, जब मैं तनवीर साहब के साथ ऑफ एयर बात कर रही थी, तो कोई बात नहीं, मैं उनसे यही कह रही थी कि नून लीग को बड़ी जल्दी है हुकूमत बनाने की। आपने प्रोग्राम के शुरू में ही ऑन एयर आके उनको अपने साथ मिला लिया कि देखें देखें इनके साथ भी धांधली हुई है, जो तीसरे नंबर पे आया उसको देखें जी नंबर 1 पे कर दिया। और फिर आप अभी मेरे इस मौक़िफ़ की तायद कर रहे थे जो कि मैं चौधरी साहब से बात कर रही थी कि नून लीग को बड़ी जल्दी है। आप पहले डिसाइड कर ले सर कि मतलब तनवीर साहब के साथ ज्यादती हुई है, चौधरी साहब के साथ इनको जानबूझ के हराया गया क्या? फिर आप नून लीग की बात कर रहे हैं, फिर आप अपनी स्ट्रगल की बात कर रहे हैं। तो सर निज़ाम से लड़ते ही रहना स्ट्रगल है, निजाम के अंदर रह करके उसको साथ लेकर के चलना भी तो एक स्ट्रगल है ना सर। तो अब इस स्ट्रगल से हासिल क्या होगा? जो सवाल है सर मेरा, स्ट्रगल से हासिल क्या होगा? आपको वो 26-27 सीटें मिल रही हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पंजाब असेंबली में, कि नहीं मिल रही हैं? जहां से मैं देख रही हूं सर नहीं मिल रही हैं। खून दसो, शनाख्त भी गई तो सीटा भी गई, की करना जे ना इंशाल्लाह शनाख्त जाएगी ना सीटा जान गियां। जड़ी झूठ दी बुनियाद ते इमारत खड़ी होंदी है बेनिसाबा वो गिरदी है। पाप की हांडी हमेशा बीच चौराहे में फूटती है। मैंने इस बार तय किया था मैं किसी सख्त बात का जवाब सख्ती से नहीं दूंगा, लेकिन मैं मजबूर हूं चूंकि आप जाहिर है आपकी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई है। मैंने तो आपको मुबारकबाद देना ही भूल गया कि आप तो बड़ी ख्वाहिशमंद थी। जब हमारी गवर्नमेंट थी तहरीक इंसाफ की, तो आपको बड़ी ख्वाहिश थी कि ये गवर्नमेंट चेंज हो, आपके पसंदीदा लोग आए। अब इंशाल्लाह मैं जून में पूछूंगा आपसे कि आपका बिजली का बिल कितना आया, आपका गैस का बिल कितना आया और पाकिस्तान की आम आदमी। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है सर, आपने मेरे दिल की बात की है सर। आपने मेरे, क्योंकि ना बुजदार साहब से पंजाब नहीं मैनेज हो रहा था। हाँ वैसे बाय द वे उस्मान बुजदार साहब की तरह, और एक चीज मैं और सर आपको बता दूं, आप भी इस शो में ऑन एयर जा रहा है ये शो, ये मैं बहुत ही आपको कॉन्फिडेंस के साथ बता रही हूँ। अगर मरियम नवाज भी डिलीवर नहीं करेंगी तो उनके खिलाफ भी मैं बात करूंगी। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही बात की, मैं बुजदार साहब से बड़ी तंग थी भाई। मेरा सूबा मेरी आवाम, मेरे बारे में तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल नहीं सोचा, हमें बुजदार साहब दे दिए। मैंने सुना है कि पैसे वैसे लेकर के कहीं भाग गए हैं। इतना फजूल आदमी इमरान खान साहब ने लगाया है कि वो तो इमरान खान साहब के साथ भी खड़े नहीं हुए। तो गलती इमरान खान साहब की है ना। अगर अब मरियम नहीं पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ी होंगी, पंजाब की आवाम के साथ मरियम नवाज नहीं खड़ी होंगी, तो हम मरियम नवाज के बारे में भी बात करेंगे। अब आप मेरे साथ रहिए, मैं जरा बाकी पैनलिस्ट को भी सुन लूं। इधर ही जरा एक इलेक्शन कमीशन की एक छोटी सी कार्रवाई हम इधर भी लगा लेते हैं। मीर साहब, इलेक्शन कमीशन के अंदर जो आपका और नून लीग का मौक़िफ़ आया वो ऑलमोस्ट सेम ही था। आपने जो अपना मौक़िफ़ दिया है, क्या वो कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर ठीक है? टेक्निकली मुझे समझ में आता है कि आप जैसे फरमा रहे हैं कि भाई एक पार्टी है जिसको लोगों ने वोट नहीं किए, जिसका इतना वोट बैंक नहीं है, जिसको एक नशिस्त लेने में इतनी मुश्किल हो रही है, तो उसको रिजर्व सीट इतनी सारी मिल जाएंगी तो क्या फ़ायदा है। लेकिन क्या आईनी और कानूनी तौर पर ये ठीक है? क्योंकि आपकी पार्टी सबसे ज़्यादा आइन और कानून की बात करती है। मीर साहब जी देखें, दोनों बातें जो हैं, दो बुनियादी वजूहात जो हैं वो ली गई हैं। एक तो ये कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसने एक तो अपनी सीट्स अप्लाई ही नहीं की थी इन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर लेडीज़ एंड मिनॉरिटी। तो एक तो सबसे बड़ा लकूना तो यही है कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू द अटर्नीज़, वो ये कहते हैं, लीगल लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि
कमर दिलशाद से पूछें या किसी भी इलेक्शन कमीशन के बंदे से या एक्सपर्ट से पूछें तो वो यही कहते हैं कि क्योंकि इन्होंने अप्लाई नहीं किया था लिहाजा वो एलिजिबल ही नहीं है। दूसरा ये कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इटसेल्फ ने क्योंकि इलेक्शन उस एक ये भी बात हो रही है कि जब तक आप उस पार्टी के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ते आपको वो जो रिजर्व सीट्स हैं वो नहीं मिलती, एलिजिबिलिटी नहीं है। तो हैविंग सेड दैट मैं तो ये कहूँगा कि अगर हमने इस सिस्टम को साथ लेके आगे चलना है तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई जो भी उनको नाम मिला है उनको इलेक्शन कमीशन जो है वो ओपन जो जिस तरह हेयरिंग कर रहे हैं वो उसमें अगर थोड़ा सा इनको अकोमोडेट कर लें तो कम से कम ये है कि जो इतना शोर शराबा है असेंबली में पहले रोज़ से ही पड़ गया है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा और कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। इतनी सी सीटों से उनको ना पंजाब में फ़र्क पड़ना है ना सेंटर में फ़र्क पड़ना है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर खिलाफ कानून है तो भी दे दिया जाए, लेकिन अगर लीगली कोई वे आउट निकलता है तो इनको मिलना चाहिए। देखें हमने सबसे पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले दिन जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे थे उस वक्त कहा कि उस वक्त की पीटीआई जो है वो इलेक्शन में इनके लोग ज़्यादा हैं आज़ाद उम्मीदवार, तो लिहाजा हम चाहेंगे कि वो उनसे भी बात हो और नून लीग से भी बात हो। लेकिन उन लोगों ने वही जो चेयरमैन जो है पीटीआई के उन्होंने इसको नॉकडाउन किया। तो हो सकता है कि अगर ये सर कौन सी बात करने के लिए कह रहे हैं, हुकूमत बनाने के लिए? हुकूमत बनाने की। तो हो सकता है कि अगर पीपल्स पार्टी के साथ इन्होंने ऐसे नहीं फैसल मीर साहब एक मिनट, मुझे तो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है और जो हमने जलसे देखे हैं बिलावल के, हमें पोलिंग डे से पहले तक, इनफैक्ट पोलिंग डे तक हमें ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आप लोग नून लीग के साथ या एटलीस्ट बिलावल भुट्टो नून लीग के साथ आगे चलना चाहते थे। आपकी तो पूरी कैंपेन ही एंटी नवाज थी। आप तो ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ आ गया वो तो आके बदला लेगा। आप तो कह रहे थे कि नवाज शरीफ चोर है। आप तो कह रहे थे कि नवाज शरीफ आएगा तो वो खून चूसेगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग पीटीआई के साथ तब की जरूर हो सकती है, लेकिन मुझे एटलीस्ट ये नहीं था। प्लीज इसको एक्सप्लेन कर दें कि नून लीग के साथ नहीं था आपकी अंडरस्टैंडिंग। ये जरदारी साहब ने हो सकता है बाद में माइंड बनाया था कि जब पीटीआई ने बिल्कुल राब्ता नहीं किया पीपल्स पार्टी को आप कह लें शन कर दिया, तो उस सूरत में जब पीटीआई भी पावर में नहीं आना चाह रही और अपना कोई कैंडिडेट नहीं देना चाह रही और नून लीग को भी हम अगर राब्ता नहीं करते तो फिर री इलेक्शन की तरफ तो जाना कोई ऑप्शन नहीं है। तो जिस सिर्फ पाकिस्तान में जमहूरियत की कंटिन्यूटी के लिए क्योंकि हम तीसरे नंबर पर आ रहे थे और अगर हम किसी तरफ भी ना जाएं तो इसका मतलब है कि देयर विल बी अ डेडलॉक इन दिस डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो उस डेमोक्रेसी को डीरेल होने से बचाने के लिए पीपल्स पार्टी ने नून लीग को के साथ मिलके को सपोर्ट करके, वजारत तो फिर भी कोई नहीं ली हमने, उनको सपोर्ट करके और ये जो बात और ये जो बात करते हैं कि जी आईनी इत्तेहादी हुकूमत है, इत्तेहादी नहीं है। सदर के पास क्या इख्तियार है? कुछ भी नहीं। उसके बाद आप देख लें स्पीकर के पास क्या इख्तियार है। असल में तो जो पीपल्स पार्टी नहीं मीर साहब आप बहुत आगे जा रहे हैं। आप पीटी उषा की स्पीड पर जा रहे हैं। सदर के पास बहुत पावर है, बहुत ज्यादा पावर है। गवर्नर्स उन्होंने अपने रखने हैं। मैं ये मीर साहब आपसे आके ना ये अगले सेगमेंट के अंदर बात करूंगी, जरा मैं नून लीग को शामिल कर लूं, क्योंकि सदर के पास इतने ज्यादा इख्तियारात हैं कि आज चेयरमैन आप ही के बिलावल भुट्टो ये फरमा रहे थे कि आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान मुंतखब होकर अपने गवर्नर्स खुद चुनेंगे। सर ये आप जुमला उनका दिमाग में रख लें। सर मैं सवाल करूंगी, मुझे अलाउ करें सर, नून लीग को शामिल कर लें। चौधरी साहब क्या मजायका है आपको? तो मैं ये समझती हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद वालों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कल उन्होंने मरियम नवाज को चीफ मिनिस्टर मुंतखब करवाया। उन्होंने ऐवान से बाहर जाकर के ये सरेंडर हो करने का एक वाज़े पैगाम दिया कि भाई असी नहीं लड़ना, तुसी आप पे कर लो, असी नहीं खेडना। तो आप तनवीर साहब, आप तो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वालों की बदौलत चीफ मिनिस्टर अपना बनाने में कामयाब हुए, तो सर अगर इनको रिजर्व सीट्स मिल जाती हैं तो क्या बुरा कर लेंगे आपके लिए? क्या हो जाएगा? लेने दें इनको रिजर्व सीट्स। देखें, किसी की ख्वाहिश के ऊपर सब मामला नहीं चलते। ये पीटीआई वाले हमारे भाई जो हैं, मैंने भी उनके साथ लड़ाई नहीं करनी आज नदीम कुरैशी के साथ। अपनी बात जो है आराम के साथ आप तक और आवाम तक पहुंचानी है। वो ये है कि ये बुनियादी तौर पे बेअसूल लोग हैं। इनको उस वक्त याद नहीं आया जब सेनेट में मुस्लिम लीग नून को इनकी हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने आजाद जो है इलेक्शन लड़ने के ऊपर मजबूर किया था। और फिर उस वक्त जब इलेक्शन हार गए थे
तब भी इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि चेयरमैन इनका हुआ, और उसके बाद उसको रिकाउंटिंग की तरफ भी नहीं गए, और उसके बाद फिर ये भी नहीं कहा कि वो 5 वोट किसके थे जो इन्होंने दरमियान से निकाल दिए थे कि जी काउंट ही नहीं होंगे। तो ये बेसूलियां जो है ना, जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, कोई भी जमात हो, उस वक्त तक आप इंसाफ के ऊपर, पाकिस्तान जो बनाने का मकसद था उस वक्त हमारे आबाओ अजदाद ने, बुजुर्गों ने बनाया था, उसमें बुनियादी बात ये थी कि ऐसा खित्ता चाहिए जहां पे हम इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगियां बसर कर सकें और वहां पे हमें इंसाफ मिले, क्योंकि उस वक्त बनिया जो था वो आपका मुसलमानों का हक नहीं देता था, ना को गवर्नमेंट में, ना मुआशरे में उसका मकाम था। जो बुनियाद थी ना, वो आज भी आप देख लें 76 साल हो गए। मेरी जहां तक अर्ज है वो ये है कि अभी मरियम नवाज साहबा ने, आपके सवाल का जवाब देते ही अर्ज करता हूं कि उन्होंने एक बड़े गुड जेस्चर का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा है कि मैं जो हूँ वो लोग जो हार गए हैं उनका भी, और वो लोग जो इस वक्त अपोजिशन में बैठे हैं उनकी भी मैं जो हूँ ना वो वजीर आला हूँ, और मैं उनके हलकों में काम करवाने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने पंजाब के 36 अजला की बात किया, जो मैं समझता हूँ बड़ी खुश आइंद है। हमने गुज़िश्ता हुकूमत जो थी वो जो पीटीआई की थी और दूसरी थी, अब तक जो है हम एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो खुदा के लिए हमें जो है ना मजीद इस लड़ाई को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। और जहां तक मेरी बात है, आपने कह दिया जी कि चौधरी साहब को जीते नहीं है, अवाम का फैसला है। यकीन करें अगर अवाम फैसला देती तो मैं 1 मिनट नहीं लगाता जो है ना वो मानते हुए, मैं फौरन उनको मुबारकबाद पेश करता। ये अवाम का फैसला नहीं है। मैं तो चुबुक्खी लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक तरफ पीटीआई है जिसका नामो निशान नहीं था, ना उनकी कोई कैंपेन है, ना उनके कोई ऑफिसर्स थे, ना उनके कोई जो है ना वो आखिरी दिन जो वहां पे उन्होंने कोई पोलिंग एजेंट्स बनाए, यकदम जो है वो वोट जनाब उनके निकल आए। और वो भी कैसे कि जब तक फार्म 45 जो था, जब तक वो मिल रहा था उस वक्त हम नंबर 1 थे, और पीटीआई के साथ लड़ रहे हैं, ज़ियाली के साथ लड़ रहे हैं, आरओ के साथ लड़ रहे हैं, और अब अपने हक के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ लड़ रहे हैं। अब देखें कि इलेक्शन कमीशन ने हमें स्टे दिया, कहा कि ये इसका रिजल्ट जो है ना वो अनाउंस नहीं होगा, पहले हम इस केस को देखेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने साथ ही एक तरफ स्टे दे दिया, साथ ही उन्होंने एक बंदे को डिक्लेयर कर दिया कि ये जीता हुआ है। इतनी हक तलफी, नाइंसाफी। मैं तो कहता हूं कि यकीन करें कि आप कहां पे जाके कहां फरियाद करें, किसके पास जाएं, और आप एक ऐसा है, आपका जो फोरम है ये कम से कम एक रह गया है जहां पे आप अपने दिल की बात करके लोगों तक पहुंचा के, कुरैशी साहब मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात सुन के, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि आप उनकी बात को एंडोर्स कर रहे हैं। कुरैशी साहब भी तो यही फरमा रहे थे पहले सेगमेंट में। ये ले, मीर साहब के भी हाथ से निकल गए, मीर साहब भी हंस रहे हैं। चलो आप इनकी नहीं ट्विस्ट ना करें, इनको भी जितवाया गया है, इनको भी रिजल्ट दिए गए हैं। इनकी आप यकीन करें कि कोई ऐसा आप तीनों के खिलाफ धांधली हुई है। ये जीते हुए नहीं है, ये इनको रिजल्ट मिले हैं, फॉर्म 47 और 48 मिले हैं। भाई ठीक है चौधरी साहब, आपका सर आंखों पे कहना हो रहे हैं, क्रोकोडाइल, अच्छा मगरमच्छ के आंसू, ओके सर, मगरमच्छ के आंसू हैं, यकीन करें। और ये एक और बात सुना, ये अंदर खाते बहुत राजी हैं कि ठीक हो गया, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੱਤ गए हैं ना, और ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ गए हो, ਤੁਸੀਂ गैरत दिखाओ कोई। अरे मीर साहब हारे हैं। इसका अरे चौधरी साहब एक मिनट चौधरी साहब इतना गुस्सा नहीं। कुरैशी साहब जीत गए हैं, इनको चाहिए, जो फैसल मीर साहब हैं वो हारे हैं। ओके, मुझे ब्रेक पर जानी है, मैं वापस आके बात करती हूँ। चौधरी साहब आपका कथारसिस बिल्कुल अपनी जगह पर, मैंने अब बिल्कुल आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया आपका कथारसिस करने के लिए। लेकिन अगर हम इस लॉजिक के तहत जाए ना, तो पीटीआई तो ये क्लेम करती है कि वो तो नेशनल असेंबली में 180 सीटें जीती हुई है, 100 से भी ऊपर, लेकिन हमें उसके ऊपर स्टिक रहना है जो हमारे सामने नोटिफिकेशंस हैं। सो आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे, नोटिफिकेशन तो ये मेरी हमदर्दियां सर आपके साथ जरूर हैं। लेकिन भाई तीनों पॉलिटिकल पार्टीज, आपने सुन्नी इत्तेहाद की भी बात सुनी, आपने चौधरी साहब नून लीग की भी बात सुनी, आपने पीपल्स पार्टी की भी बात सुनी, तीनों पॉलिटिकल पार्टीज को इन इलेक्शंस के ऊपर रिजर्वेशन है। तो भाई क्या मुझे जिताने के लिए धांधली की गई है, क्या मैंने वजीर आजम बनना है? मेरी समझ से बाहर है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को जारी रखेंगे।
ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। फैसल मीर साहब हैं, नदीम कुरैशी साहब हैं, चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब हैं। अगेन मैं सेगमेंट का आगाज़ बिल्कुल नदीम कुरैशी साहब आपसे करना चाहूँगी। कुरैशी साहब, एक चीज़ तो उन्होंने बहुत अच्छी कही चौधरी साहब ने, कि जो मरियम नवाज साहिबा ने एक दावत दी कि मैं सिर्फ जीतने वालों की नहीं बल्कि ऑपोजिशन की भी मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, उन्होंने एक हाथ आगे बढ़ाया है। एक वर्किंग रिलेशनशिप ही सही, और कुछ नहीं, एक वर्किंग रिलेशनशिप ही डेवलप कर लें। एक तो इसके ऊपर आप जवाब दे दीजिएगा। दूसरी चीज़, यही सिमिलर चीज़ सर मुझे ना विफाक में होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से जिस दिन चीफ मिनिस्टर पंजाब का इंतखाब होना था, चुनाव होना था, उस दिन आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया। अब आपके जो सदर साहब हैं, और वो मैं इसलिए कह रही हूँ आपके सदर साहब हैं क्योंकि उन्होंने कहा मैंने नहीं बुलाना नेशनल असेंबली का सेशन। अब अगर वो नहीं बुलाएंगे तो उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि शहबाज शरीफ साहब ओथ नहीं लेंगे। अब मैंने आपसे ये पूछना है कि आप जब स्पीकर अगर सेशन बुला रहे हैं और सेशन तो हो रहा है, उसमें क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले जाएंगे 29 तारीख को नेशनल असेंबली में? वहां पर आपने क्या करना है सर, कि वहां पर भी बिला मुकाबला शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम मुंतखब होंगे? सर एक तो आप सवाल नहीं करती, सवालात की पूरी किताब फेंकती है। सर, और दो जवाब सवाल से है पहले सर, आपको गुस्सा आ जाता है। 2 सवाल है सर। ये प्रोग्राम को खुद सुनिएगा, इसमें 200 सवाल है। पहली बात आपने मरियम नवाज साहबा के हवाले से की कि जिन्होंने हाथ बढ़ाया है, हमें उनके हाथ से बड़ा डर लगता है। कल वो उस्मा कारदार साहबा के साथ जो उन्होंने किया, वो सारे पाकिस्तान ने देखा है। तो डर सर लगता है उनको अपने, तेल वाले हाथ सुन तो तो नहीं लेना, लगाने चाहिए थे ना? जी सर, सुन तो लेना, सुन जी तो सर, लेना। जी सर। उनके हाथों पे तो शायद तेल होगा, हमारे हाथों में तो उनको बहुत कुछ नजर आएगा। मैं आपको गुजारिश कर दूं, हाथी के दांत अच्छा दिखाने के और हाँ, खाने के और। कुरैशी साहब आप शहद वाले हैं, तेल वाले नहीं हैं। ये शहद वाली अच्छा, पार्टी देखिए ना, है। 200 सवालात के बाद यही तो आपकी जो कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे देती है ना। इसी पर मुझे मेरा नहीं दिल नहीं कहता है सर, मैं मैं आपको किसी मुझे अच्छे बड़ा से ना, अच्छा लगता है आपसे किसी बात करने अच्छे में। से, अच्छा चलें, मैं एक मिनट सर, किसी- एक मिनट सर, ये मैंने किया है जी टाइमर ऑन, और अब 2 मिनट ना मुझे पीसीआर ने तंग करना है। 2 मिनट बोले सर नॉन स्टॉप। ये ले जी, चले स्टार्ट हो गया। देखिए, अच्छा मैं तवक्को रखता हूँ, अल्लाह ना करे आपको कभी ब्लड प्रेशर हुआ, अभी बड़ी आप यंग है, लेकिन मुझे लगता है आपको किसी अच्छे से डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, जो आपको आपके जो जज्बात एकदम उभर के सामने आते हैं, और खास तौर पे तहरीक इंसाफ के नाम पर। इसका इलाज मेरे पास तो नहीं है, वो डॉक्टर इलाज करेगा। गुजारिश आपको कर दूं, मरियम नवाज साहबा ने पिछले 1.5 साल में जो कुछ किया पाकिस्तान के लोगों के साथ, पंजाब के लोगों के साथ, बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के पोलिटिकल वर्कर्स के साथ, वो एक प्रैक्टिकल चीज है जो उन्होंने की। कल जो उन्होंने गुफ्तगू की, वो बिल्कुल उन्होंने पॉलिटिकल गुफ्तगू की है, जिसका अमल से कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक बात है उनको वॉक ओवर देने की, हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करनी चाहिए थी। यही मलक मोहम्मद अहमद खान साहब जो कल स्पीकर बने हैं, अगरचे ये 8 फरवरी को इंतखाब नहीं जीत सके, 9 फरवरी को जीते हैं, वो तो बात दूसरी है। पूरे 5 साल मैं खुद असेंबली का पार्ट था, ये लफ्ज पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैंने उनके मुंह से इतनी बार सुना, अगर इतनी बार वो अस्तगफिरुल्लाह कहते तो शायद उनके सारे गुनाह बख्शे जाते। पिछले 5 साल वो हर बात पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर फरमाया करते थे। कल जब हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे अरकान असेंबली को असेंबली से 2 किलोमीटर दूर चेरिंग क्रॉस पर रोका गया है, हमें अंदर नहीं आने दिया जा रहा, हमारे साथ गैरों का सलूक, मुजरिमों का सलूक, मुल्जिमों का सलूक हो रहा है, और पीटीएम प्लस के जितने अरकान असेंबली है उनको बसेस में, कोचेज में असेंबली के गेट के अंदर लाकर ड्रॉप किया जा रहा है। सेकंड, हमारे 4 अरकान असेंबली ऐसे हैं जिनको पुलिस गिरफ्तार करना चाह रही है। हाफिज फरद साहब थे, मियां असलम इकबाल साहब थे, उनके लिए उनसे रिक्वेस्ट की कि आप कस्टोडियन है, इलेक्शन है सीएम का, और बजाहिर आप लोग जीत रहे हैं, भाई आप हमारे नंबर्स तो पूरे होने दें। लेकिन जैसे वो स्पीकर की निशस्त पे बैठे हैं, तो वही ताकत का, रऊनत का, तकब्बुर का, इख्तियार का, इक़्तिदार का, डंडे का जो जुनून है वो उन पर सवार था। ओके वो सर, तो इस 2 तरह थे मिनट जैसे आपके वहां सर हो पे गए। बहुत ही सख्त शख्स बैठे। 2 मिनट सर आपके हो गए, लेकिन मुझे मेरा जवाब नहीं मिला। आपका कथारसिस अच्छे से हो गया सर, तो मैं सवाल दोबारा आपके अच्छा, सामने रख करके जा रही हूँ सर। सर एक मिनट ना, आप ऐसा ना हो, मुझे टेंशन हो रही है, आप बार बार पानी पीते हैं, कहीं ब्लड प्रेशर आपको ना हो जाए। सर मैं सवाल दोबारा रख के जा रही हूँ, आप सोच लें, तब तक मैं बाकी पैनलिस्ट से इसका जवाब ले लेती हूँ। आप लोगों ने 29 तारीख को नेशनल असेंबली में जाना है कि आपने उसका जो है वो बॉयकॉट करना है, और आप लोगों ने हल्फ लेने नहीं जाना है? इसका सोच लें थोड़ा सा जवाब। मैं तब तक मीर साहब के पास जा रही हूँ। मैं मीर साहब से जवाब ले लूँ सर। मैं तफसीली आपका इसका जवाब लेती हूँ सर। सर सोच लेना, आराम से सोच ले, फिर 2 मिनट आपको दे देती हूँ। जी मीर साहब, बिलावल साहब ने मुझे बताया है कि आरिफ अलवी पर असेंबली तोड़ने और इजलास ना बुलाने के 2 मुकदमात होंगे। सर ये आपने तरी लगाई है, धमकी लगाई है कि आपने वाकई जेन्युइनली एक फ्यूचर प्रेडिक्ट किया है, ये क्या वाकई ऐसे होने वाला है सर? देखें, दोनों जो इंसिडेंट्स जो हैं वो असेंबली जब तोड़ी इन्होंने, उस वक्त भी ये बात हुई थी कि इन पे
आइन को तोड़ने की पादाश में केस बन सकता है। और आज भी जो ये नहीं बुला रहे इजलास, वो भी यानी कि सारी जो लॉयर कम्युनिटी और जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो यही बात कर रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब जो जिस तरीके से एक पीटीआई के वर्कर की हैसियत से एक्ट कर रहे हैं, तो उनको अल्टीमेटली ठीक है वो इम्यूनिटी होती है प्रेसिडेंट को, लेकिन आफ्टर ऑल उन्हें प्रेसिडेंट नहीं भी रहना है, तो उस वक्त उनके ऊपर अगर कोई चार्जेस फ्रेम करेगा तो वो इसके ऊपर ट्रबल में आ सकते हैं। तो बजाय इसके कि उन्हें भी वो सिर्फ इस वक्त क्योंकि खामोशी से ऐवान सदर में बैठे रहे हैं इतना अरसा और अब जाने का वक्त आया है, तो वो खून लगाकर शहीदों में शरीक होना चाह रहे हैं, जो साफ नज़र आ रहा है कि वो उसमें अब उन्हें भी पता था कि मैं अगर इजलास नहीं बुलाऊंगा तो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 21वें दिन के बाद इजलास खुद ब खुद बुलाया जा सकता है, जो कि राजा परवेज़ अशरफ ने कंसल्टेशन करके कर लिया। तो बिलावल साहब ने ये कोई तड़ी वगैरह नहीं लगाई, ये ऑब्वियस चीज़ है। एक जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है उसको अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो उसका कोई ना कोई तो रद्द अमल आएगा, अभी आ जाए बाद में आ जाए, लेकिन इनको इस वक्त आज भी टाइम है। अलवी साहब अगर लेकिन मीर साहब ये मुकदमा कौन दर्ज कराएगा, क्योंकि ये तो स्टेट जमा कराती है, ये आइन शिकनी का मुकदमा है, ये कोई ऐसा ऑर्डिनरी सा मुकदमा तो नहीं है। क्या ये कहीं पे अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है अमंग्स द पार्टी, आउटसाइड द पार्टी, विद द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंट्री कि काबीना ये काम करेगी? क्या इसके ऊपर वर्किंग हो रही है या बिलावल ने कबल अज़ वक्त आकर के ये बात बता दी? इसी वजह से मैंने कहा कि सिर्फ एक उनको डराया है कि भाई आप सीधे हो जाए, नहीं तो हम ये कर सकते हैं, या फिर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है? नहीं, डराने की जरूरत तो है नहीं है, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली 29 को असेंबली ने असेंबल होना ही होना है। और जो जहाँ तक ये बात है कि कोई फैसला हुआ है, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ये अलवी साहब ने एक पाकिस्तान में 2 मरतबा मेजर जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है, और उनके साथ सूरी साहब ने भी, कासिम सूरी साहब भी उसमें थे, वो भी आपके इल्म में है कि वो भी एक चीज़ जो है वो भी डिस्कस होती रही है। तो हमें चाहिए ये कि बजाय इसके कि हम अभी पीटीआई जिस तरह हमारे दोस्त कह रहे हैं तनवीर साहब के, उनके साथ इलेक्शन में धांधली हुई, मैं भी यहाँ पे बैठ के सारा रोना रो सकता हूँ मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन लेट्स मूव फॉरवर्ड, चीज़ों को आप लेके आगे चलें। पीपल्स पार्टी जो है उसने सपोर्ट कर दिया है नून लीग को गवर्नमेंट बनाने के लिए, और हम क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक थ्योरी है, चेयरमैन साहब की जो इकोनॉमिक थ्योरी है वो इनफैक्ट मीर साहब नून लीग के लिए तो विन विन सिचुएशन है। पंजाब में और विफाक के अंदर वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, पंजाब में तो बन गई और विफाक में बनने जा रही है। हाँ जी, वो इसीलिए हम लोग वफाक में भी इसीलिए उनको सपोर्ट किया है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जो इकोनॉमिक थ्योरी वो फॉलो करते हैं, वो ट्रिकल अप इकोनॉमिक थ्योरी है, जिसमें आप गरीब आदमी जो है उसको फैसिलिटेट करते हैं, और तमाम जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो गरीब के लिए होती हैं, और वो उससे ऊपर की तरफ आप इकोनॉमिक पॉलिसी बिलावल साहब की अगर फॉलो हो रही है तो फिर इकोनॉमी के जो हेड होंगे, जो मास्टर होंगे, नहीं हो रही ना। मैं यही बात कर रहा हूँ कि क्योंकि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में और नून लीग की इकोनॉमिक पॉलिसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक पॉलिसी है, हमारी ट्रिकल अप इकोनॉमिक पॉलिसी है। ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक पॉलिसी में आप बड़े सरमायादार को, बड़े बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करते हैं, और थ्योरी ये है कि वो मिडिल क्लास बनाता है और फिर गरीब को फ़ायदा होता है। हम लोग जो है, चेयरमैन साहब जो हैं, वो उनका ख्याल है कि ट्रिकल अप पॉलिसी पाकिस्तान के लिए ठीक है। यहाँ पे जब आप गरीब आदमी को सपोर्ट करोगे थ्रू मजदूर कार्ड, थ्रू किसान कार्ड, थ्रू बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, तो एज अ होल इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी, और उससे वो ऊपर की तरफ जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो इन दोनों पॉलिसीज का वेरी शॉर्टली आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। तो इस सिनेरियो में डार साहब का तो स्कोप नहीं लग रहा ना फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए? हमारा क्योंकि ये दोनों पार्टीज का जो पॉलिसीज़ हैं वो ज़मीन आसमान पे हैं इस वक्त, तो इसलिए पीपल्स पार्टी ने पुराने तजर्बात की रोशनी में कि 2008 में जब हम इकट्ठे हुए तो उस वक्त भी गवर्नमेंट छोड़नी पड़ी नून लीग को, क्योंकि वो हमारी पॉलिसी से एग्री नहीं कर रहे थे। अभी भी जो 2023 में जो हुकूमत बनी है 16 माह की, उसमें भी ये बहुत चलिए मेजर रीजन थी। विफाक के हवाले से 3 चीजें क्लियर हो गई हैं। एक तो ये कि जो सदर साहब हैं वो आसिफ अली जरदारी होंगे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ होंगे, और इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होंगे। ये इन्होंने अभी मुझे बता दिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। और पंजाब की काबीना कैसी होगी? मेरिट पर होगी,
फेवरेटिज्म पर होगी, किसको क्या मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, पीपल्स पार्टी कब जो है वो काबीना में पंजाब में शामिल होने जा रही है, इस सब की तफसीलात इस छोटे से ब्रेक के बाद चौधरी साहब है ना हमें बताएंगे। विल बी बैक। वेलकम बैक जी। चौधरी साहब, कैसी होगी पंजाब की काबीना? अभी सुना है कि इनिशियली कोई 16 रुकनी इब्तदाई काबीना बनेगी, इसमें कौन कौन होगा, कौन कौन फेवरेट लिस्ट पे है, जरा ये बता दीजिए, और कौन कौन मेरिट की लिस्ट पे है सर? देखिए मुझे जो है नहीं मालूम कि कौन होगा कौन नहीं होगा, लेकिन एक बात है कि जो यस्टरडे मरियम साहबा ने जो अपनी स्पीच डिलीवर की है वो बड़ी खुशाइंद है। वो ऐसी है कि अल्लाह करे कि उसमें उनको कामयाबी मिले। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात की है, उन्होंने सोलर जो प्लेट्स हैं उसकी बात की है, उन्होंने 300 यूनिट्स तक गरीब लोग जो हैं उनके बिल को माफ़ करने की बात की है, उन्होंने नौजवानों को फाइनेंस देने की बात की है, उन्होंने अपनी छत अपना घर में 1 लाख जो घर है पहले बनाने की बात की है। फिर उन्होंने कहा कि जो आप वर्टिकल जो है ना वो जाएंगे बिल्डिंग्स बनाएंगे ऊपर, क्योंकि ज़मीन जो है वो कम हो रही है हमारे हर जगह पे जो ग्रीन एरियाज हैं उसको ख़त्म किया जा रहा है। ये जो बातें हैं ये बड़ी ज़बरदस्त हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि हर ज़िले का एक स्कोर कार्ड बनेगा, और जो गंदगी है जो हर सड़कों पे है, जो हमारी इंतज़ामिया काम नहीं करती, जो हमारे पास एसीज और डीसी हैं वो आके हुकूमत करते हैं खिदमत करने की बजाय, उनको वो खिदमत पे लगाएंगी, उनके ऊपर वो उनके साथ सर मंशूर उनका बहुत अच्छा है। मैंने कल भी सुना था, पहले भी सुना था। इसको अमली जामा कैसे बनाएंगे सर, ये बता दें मुझे। इंशाल्लाह ताला अमली जामा देखे ना, ये हम और आप जो हैं वो 3 मंथ और 6 मंथ के बाद इसके ऊपर बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में मैं उनको जानता हूँ, वो वेरी एनर्जेटिक हैं, उनकी लाइन ऑफ एक्शन वेरी क्लियर है। 2 जो लोग हैं वेल एक्सपीरियंस पर्सन उनकी बैक के ऊपर हैं, मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ। और फिर जो ये है कि उनकी जो ना खुद की जो माशाल्लाह जो विजन है ना वो बिल्कुल क्लियर है, वो करना चाहती हैं। और आप देखिएगा कि इंशाल्लाह ताला आपको पहले 6 महीनों में आपको नज़र आएगा कि काम हो रहा है। और जिस तरह से वो फॉलो अप करती हैं, वो एक बात जो है ना वो मुझे इसमें ऐड करनी है, बजाय इसके कि हर जगह के ऊपर जाया जाए, हर जिले में जाया जाए, जी। वो भी इंतजामिया को स्पीड अप करने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन चाहिए ये कि जो जितने आप वजीर बनाएं उन वजीरों से आप हर महीने जो है टारगेट लें और फिर पूछे उनसे कि आपके महकमे ने 1 महीने में किया क्या है। बड़ी आपने अच्छी बात की। उसकी बुनियाद के ऊपर आप इनको कंट्रोल करें। मैं तो कहता हूं कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बैठे वहां पे कंट्रोल करें, लोगों से कहें इनके पीछे लट ले के हों, लेट देम वर्क, और ये लोग काम करें, वजारतें काम करें। एक बंदे का नहीं, हमें एक मरियम की नहीं, हमें 36 अजला में 36 मरियम जो हैं वो चाहिए, फिर जाके जो काम बिल्कुल, क्योंकि असेंबली का काम होता है पॉलिसी मेकिंग। बड़ी आपने उम्दा बात की है चौधरी साहब, बड़ी उम्दा बात की। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर हमारी नहीं सुन रहे हैं तो कम से कम अपनी पार्टी यानी आपकी सुने। और ये जो आपने जो बात की है बहुत अच्छी बात की है कि पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए। एक पॉलिसी मेकर का काम ये है कि पॉलिसी ऐसी हो कि दफ्तर में बैठे बैठे सारे काम हो जाए, वरना कितना छापा कल्चर कितना है, मतलब शहबाज शरीफ से ज्यादा तो छापे नहीं मार सकती। बड़ी अच्छी आपने एडवाइस की है। मूव करने के लिए लोगों को जोड़ने के लिए जरूरी है, ठीक है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो 5 साल की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, वो आप 2-3 महीने कर ले, लोगों को जोड़े जरा। बिल्कुल जी बिल्कुल, अल्लाह उनको कामयाब करे। 100 दिन हम इनको भी देंगे। जाहिर बात है 100 दिन अगर हमने इमरान खान साहब को दिए थे, पीटीआई को दिए थे, हमने तो बुज़दार साहब को सर 100 दिन दे दिए थे, तो यहाँ पर तो हम जरूर देंगे 100 दिन, क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं सर, हमारी 100 दिन में सर हमने 100 दिन में हाथ खड़े कर लिए थे, खान साहब ने दिए थे उनको 4 साल। दे दिया अली अमीन गंडापुर, शायद वाली सरकार जो है उन्होंने और दे दी है। उनसे तो आप कोई तवक्को नहीं कर सकते। नदीम साहब से पूछे ना, कोई बंदे का पुत्र लाओ उससे, अगर कोई आपने केपी में हुकूमत करनी है, केपी में लोगों की खिदमत करनी है। अच्छा जी ठीक है, ताना मारना आपका बनता है। एक ब्रेक ले लेते हैं, कुरैशी साहब के पास जाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। वेलकम बैक जी। नदीम कुरैशी साहब, बुरी खबर है और अच्छी खबर भी है।
बुरी खबर यह है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का सोहते जुर्म से इनकार तो हुआ है, लेकिन उन पे फर्द जुर्म आयद हो गई है। पता नहीं यार, मतलब मुझे पता नहीं क्यों कुरैशी साहब, आपसे क्योंकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ना अपने ओथ टेकिंग पे ना एक चौथी सजा का तोहफा इमरान खान साहब को देने वाले हैं। और सर ऐसे में जो सदर साहब हैं आपके, वो इतनी इन रेगुलर और अननेसेसरी किस्म की एक एक्टिविटी कर रहे हैं कि जी मैं नेशनल असेंबली का इजलास नहीं बुलाऊंगा ताकि इमरान खान साहब की खुशनुदी हासिल हो जाए। सर खुशनुदी हासिल करनी है तो सदर साहब को सजाएं माफ करने से किसने रोका है? वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं जो वो एक्चुअली कर सकते हैं? वो सेशन बुलाएं ना बुलाएं, उसके अलग ऑप्शंस भी हैं। ये सदर साहब कर क्या रहे हैं सर? क्यों नहीं माफ कर रहे हैं इमरान खान साहब की सजाएं? जरा चेक करें वो किसकी खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं। एक तो आपके मुंह से बड़ी अच्छी बात निकली है, चले शुक्र को सच निकला। आपने कहा जी शहबाज शरीफ साहब चौथी सजा का तोहफा देना चाहते हैं। यकीनन ये जितनी सजाएं दी जा रही हैं और दी जाएंगी और दी गई हैं माजी में, वो सब ख्वाहिशात पर मबनी सजाएं थी। आप ये देखें कौम ने 8 फरवरी को क्या फैसला किया, क्या फैसला किया पाकिस्तान के नौजवान ने, आम आदमी ने, एक खातून ने, एक सिविल सोसाइटी के पर्सन ने करोड़ों वोटों से इस पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया। तारीख का पहला इलेक्शन है, कल भी एक नतीजा चेंज हुआ है। मतलब आज इलेक्शन को 20 रोज हो गए हैं, एक सूबे का वज़ीर आला बन गया 2 सूबों में, और इंतखाबात के नताइज अभी भी मुरतब हो रहे हैं। अच्छा एक गुजारिश करता हूँ आपको, अभी चौधरी नूर हसन तनवीर साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, बड़ा अच्छा लगा जो उन्होंने तजावीज मरियम साहबा को दी। इन्होंने कहा जी हमें एक मरियम नहीं 36 मरियम चाहिए। पंजाब जितना लहू लहू इस 40 साल में इन लोगों ने किया है, मरियम एक ही काफी है, बाकी जिलों के लिए मरहम लेकर आए कहीं से। और वजीर पता नहीं कौन बनेगा नहीं बनेगा, आज की तजावीज सुन के मुझे लगता है ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ ਕਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰਨਾ नहीं। कुरैशी साहब 39 सालों में 4 साल बुजदार वाले शामिल हैं कि आपने निकाले हैं? ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਡਾ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। नहीं तुसी देखो मैं तो ताड़ी तारीफ कर रहे हैं, तुसी हमें रुस रहे हो, मैं ताड़ी तारीफ कर रहे हैं सर। तुसी चले कुरैशी साहब को बोलने दे, कुरैशी साहब को बोलने दे। नहीं और चौधरी साहब बोलने दे कुरैशी साहब कर लिया करो। जी जी कुरैशी साहब बोलिए 2 मिनट ले लें जी सर। चौधरी साहब वैसे महसूस करके मैं तो उनकी तारीफ कर रहा हूँ कि इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में मरियम साहबा को तजावीज दी है। ही शुड बी इन द पंजाब कैबिनेट, क्योंकि पंजाब की कैबिनेट में अगर चौधरी साहब होंगे तो 36 मरियम 36 जिलों को मिलेंगी और पंजाब तरक्की कर जाएगा। बहरहाल मेरी नेक तमन्नाएं हैं। मरियम साहबा जाहिर अब पंजाब की वज़ीर आला है, इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन बतौर खातून हमें हमेशा उनकी इज्जत करनी है। हम वो रवैया अख्तियार नहीं करेंगे जैसे अभी चौधरी साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में फरमा दिया कि जी को तानू बंदे का पुत्र नहीं लभ्या, और मुझे यकीन है इनको बंदे के पुत्र चाहिए भी नहीं, इनके लिए इनको चाहिए भी अली अमीन गंडापुर जैसे लोग हैं। हम जैसे शुरफा को तो इन्होंने FIRों में, मुकदमात में घेरा डाल के पूरी तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ इन्होंने किया, और बिलखुसूस PMLN ने किया, मैं बिल्कुल मेरे पास शवाहिद है। ये सारी कमेंट्स बनाने के लिए सारा खेल खेला गया, लेकिन इंशाल्लाह जैसे अवाम ने तो सर शवाहिद का क्या करना है आपने? क्या किधर तिजोरी में रखने हैं? दें हमें शवाहिद, चैनल्स को दें, चलाएं, अदालतों में लेकर जाए शवाहिद। क्या करेंगे आप शवाहिद को अपने पास इतना संभाल के? जी वेरी क्विकली। आप ठीक कह जी, आप ठीक कह रही है। जिस मुल्क में निजाम अदल ना हो, जिस मुल्क में मसावात ना हो, जहाँ इंसाफ ना हो, वहाँ वाकई इन शवाहिद को अलमारी में रखकर ही बंदा हंस सकता है। आपका ये तमस्सुर उड़ाना, आपका ये तंज करना, हमारी बेबसी का मजाक उड़ाना बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऊपर अल्लाह की ताकत भी मौजूद है। अल्लाह भी देख रहा है हर चीज। जब इंसान बेबस हो जाता है तो फिर खुदा की ताकतें अपना जरूर अल्लाह रहम करे। सर आप तो मुझे गिल्ट ट्रिप पे भेजने लगे, ये मुझे लगता है कि आपका कोई नया टैंट्रम है। अगर आप इतने इमोशनल हुए, अल्लाह मियां ने थोड़ी ना इलेक्शन कराने हैं सर। आपको मेरे सवाल भी अगर लग रहे हैं, चले मुझे अब अलाउ करें, आखिरी 2 मिनट है वो मैं प्लीज मीर साहब को देना चाहती हूँ। आपको पता है, आप सबके लिए खबर है, आप देखने वालों के लिए भी, बिलावल भुट्टो ने एक नया कट्टा खोल दिया है, एक नया पंडोरा बॉक्स उन्होंने खोला है। और बिलावल भुट्टो साहब ये फरमा रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान मुंतखब होकर अपने गवर्नर खुद चुनेंगे। सर आइडियली तो ये होना चाहिए, लेकिन आप आइडियली तो सिचुएशन नहीं बना लेना मीर साहब। आपके डिसाइड क्या हुआ था पार्टी के साथ? सर आखिरी 2 मिनट है प्लीज, अलाउ मी टू आस्क मीर साहब। अल्फाज का की सिलेक्शन में शायद कोई प्रॉब्लम हुई हो, मैंने सुना नहीं है।
वो ये बात तय हो चुकी है कि गवर्नर पंजाब जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा और बाकी के जो सूबों के गवर्नर जिस तरह के ये तय हुआ था उसी के मुताबिक होंगे। और वो जो चेयरमैन साहब ने कहा है वो उन्होंने इतनी बात की है कि जो शॉर्ट लिस्ट करेंगे वो जाहिर बात है नून लीग अपने गवर्नर्स देगी, पीपल्स पार्टी भी के पास भी कोई लिस्ट होगी, तो उस रेफरेंस में वो बात हो रही थी कि वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे और उसमें से नॉमिनेट करेंगे। जो आजकल बिलावल भी जिस बात है ना, यही चीज अगर वो ऐसे बोल देते जैसे आप बोल रहे हैं, उन्होंने जैसे बोला मैंने आपको बता दिया, तो उसका ये तासुर गया कि जी आसिफ जरदारी साहब भाई सिलेक्ट करेंगे। मैंने कहा है वो किधर गई आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, किधर गई आप लोगों की वो साथ मिलकर के चलना। अभी मरियम साहबा की से एक्सपेक्टेशन की बात हो रही थी, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन मैं ये आपको भी इस बात का इल्म है कि पंजाब में लोग जो हैं वो डिलीवरेंस के से ज्यादा बयानिए पे जाते हैं। आपके सामने उस्मान बुज़दार साहब ने कुछ डिलीवर नहीं किया, इमरान खान साहब के बयानिए ने उनको इतनी सारी सीटें दे दी। तो मेरा ये ख्याल है कि मरियम नवाज साहबा को डेफिनेटली डिलीवर करने की भी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ उनको वो सारे काम जो कि इमरान खान साहब करते रहे, क्योंकि पंजाब के लोग ख्वाबों में रहना ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, ख्वाब खरीदने वाले लोग हैं। आपका मतलब है कि नकदा कोकार्ड है ना वो गाना। हाँ जी, नहीं मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि लोगों को ज़रा साइकोलॉजिकली वो बूस्ट अप करके रखें, थोड़ा सा जो बिजली का बिल और ये गैस के बिल जो आने हैं हर माह, उसके लिए उन्हें कोई उम्मीद दे के रखें कि जी ये हम मसले और मसाइल ओवरकम कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब वाली रंगबाजी करें कि जनाब मैं 2 करोड़ नौकरियां दे रहा हूँ और 50 लाख घर बना के दे दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब के लोग जो हैं वो नफसियाती तौर पे उनको बूस्ट अप करके रखना पड़ेगा। डिलीवर करने का कोई सारा कुछ डिलीवर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस्मान बुज़दार ने कुछ डिलीवर नहीं किया था, आपको बाहर निकलना पड़ेगा ड्राइंग रूम में से, आपको लोगों में जाके बैठना खड़ा होना पड़ेगा, आपको ये जो जिस तरह ये सोशल मीडिया इमरान खान साहब यूज़ करते हैं उस लेवल पे आना पड़ेगा। तो अदरवाइज ये अगर उस तरह नहीं हैंडल बयानिए को लेकर के चलना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए तीनों मेहमानों का। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।